ओके, आपका टॉपिक है टेंस। ठीक है, सभी जानते हो ये पूरी ग्रामर जो होती है इंग्लिश की उसका एक बेस है। ठीक है, अगर आपको टेंस आती है तो आप इंग्लिश के ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक जो है वो कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस की बात करते हैं, अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो एक्टिव पैसिव वॉइस आप नहीं कर सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कर सकते अगर आपको टेंस का नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो टेंस शुरू करने से पहले टेंस के जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हम समझेंगे। मेन कंपोनेंट्स सब जानते हो, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन वर्ब की। ठीक है, वर्ब का शब्द जानते हो, जिस शब्द से किसी काम का होना या किया जाना प्रकट होता है वो शब्द क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अगर देखें तो वर्ब के दो टाइप होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, जैसे राम विद्यालय जाता है तो राम क्या है? सिंगुलर, और जाता क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। इस बात को, इस टर्म को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, दूसरा इसका नाम होता है सिंटैक्स। ठीक है, एक ही टॉपिक के नाम है। तीसरा एक और नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी बोलते हैं, तीनों का अर्थ सेम होता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, ये होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जो मेन वर्ब होती है वो सिंगुलर कैसे होती है, प्लूरल कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती है 5, सब जानते हो 5 होती है। ठीक है, से बात करते हैं V1। जैसे हो गया आपका प्ले। प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, सब जानते हो। ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? प्लेड। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये भी होगी प्लेड। V4 जिसको हम ING फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, यानी बेस फॉर्म के साथ में आप क्या जोड़ देते हो? ING जोड़ देते हो, तो ये हो गया आपका प्लेइंग। उसके बाद में बात करते हैं V5। तो V5 में क्या होता है? जब हम V1 के साथ SES या IES जोड़ते हैं तब वो क्या बन जाती है? V5 बन जाती है। जैसे प्ले के साथ क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे तो ये हो गया प्लेस। तो अब आप समझो सबसे पहले कि हमारा जो प्ले है V1 है, इसको हम बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म, यानी क्रिया का मूल रूप होता है ये। और क्रिया का मूल रूप हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? प्लूरल। वो टू प्लस इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। ठीक है, उसमें वॉन्ट वर्ब है और टू प्ले ये इन्फिनिटिव है। ओके, तो ये हो गया प्ले। प्ले हमारा होता है प्लूरल, यानी V1 का यूज हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अभी बात की जाए अगर V5 की, तो नाउन से कंपैरिजन आप करके देख सकते हो। जैसे मान लो स्टोरी। स्टोरी क्या है? एक नाउन है। ठीक है, इसके लास्ट में Y है और Y से पहले कॉन्सोनेंट है। अगर हम इसमें IES जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है स्टोरीज। पहले क्या था? ये सिंगुलर था, अब क्या बन चुका है? ये प्लूरल बन चुका है, यानी सिंगुलर से किस में गया? प्लूरल में। लेकिन अगर बात वर्ब की करें तो इसका केस उल्टा है, ये प्लूरल से क्या बनती है? सिंगुलर बनती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि प्ले जो होता है, जैसे मान लो V1 जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और V5 क्या है? V1 का सिंगुलर रूप है। क्या है? सिंगुलर रूप है, यानी चाहे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है चाहे सिंगुलर मेन वर्ब है,
उसकी पहचान ये होती है, उसके लास्ट में आपको क्या मिलता है, एस लगा हुआ मिलता है, जैसे प्लेज में एस है, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए, यहां पे आपके पास गो है, तो गो का मतलब क्या होता है, जाना। सेकंड फॉर्म इसकी रहती है वेंट, थर्ड फॉर्म होगी गोन। उसके बाद में इसमें हम आईएनजी लगा देते हैं मेन वर्ब के साथ, तो ये हो गया गोइंग। और यहां पे हम लगाते हैं गोज, हमने लगाया यहां पे ईएस, ठीक है। ईएस लगाने के पीछे कारण क्या आप जानते हो, कि किसी शब्द के लास्ट में अगर ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस या डबल जेड आ जाए, तब हम क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं। और अगर किसी वर्ब के लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन हो, तब हम वाई को हटाकर क्या लगाते हैं, आई ई एस लगाते हैं। देखो जैसे कि टी आर वाई, ट्राई का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, क्राई का मतलब रोना होता है, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं। तो देखो लास्ट में क्या वाई है और वाई से पहले क्या है, आर है, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो हम वाई को हटाकर आई ई डी जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, आई ई डी, तो ये हो जाएगा ट्राइड। थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी क्योंकि रेगुलर वर्ब है, तो ये भी रहेगा ट्राइड। यहां पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहां पे आईएनजी लगाना है सिर्फ, ये हो गया ट्राइंग। अभी बात आती है V5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी ये प्लूरल है, अब क्या ये प्लूरल है, इसको बनाना है हमें सिंगुलर, लास्ट में वाई, वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर क्या जोड़ेंगे, आई ई एस, तो ये हो गया हमारा ट्राइज। अब ये सिंगुलर बन चुका है, ठीक है। तो ये होती है मेन वर्ब की फॉर्म्स, V1 V2 V3 V4 एंड V5। यहां पे किसी का कोई डाउट है, सिंगुलर कैसे होती है, प्लूरल कैसे होती है, समझ गए सारे, ठीक है। अभी आपके डाउट रहेगा V3 और V4, अब इनका कैसे पता चलेगा सिंगुलर कौन है प्लूरल कौन है, तो इनको लेनी पड़ेगी हेल्प, क्या लेनी पड़ेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, और हेल्प करेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या बनाएगी, सिंगुलर, ठीक है। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को क्या बनाएगी, प्लूरल बनाएगी, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। अभी हम समझेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके क्या काम होते हैं, ठीक है, अगर वो ना हो तो क्या होता है। तो सेकंड है हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। हिंदी में बोलेंगे इसे सहायक क्रिया। क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है, लेकिन सहायता तभी करती है जब वाक्य के अंदर मेन वर्ब मौजूद हो। अगर मेन वर्ब नहीं है तो ये हेल्पिंग वर्ब खुद क्या बन जाती है, मेन वर्ब बन जाती है, तब अलग अलग अर्थ देगी, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब्स की कैटेगरी कितनी होती है, 3 कैटेगरीज होती है। फर्स्ट, जिसको हम जानते हैं बी के नाम से, बी के अंदर होती है इज, एम, आर, ये वॉज हो गया, वर हो गया, उसके बाद में बीन हो गया, ठीक है। सेकंड प्लेस पे हमारे पास आता है हैव, हैव के अंदर आता है हैज, हैव, उसके बाद में आ गया हैड, ये 3 ही होते हैं। थर्ड कैटेगरी जो हमारी रहती है वो होती है डू। डू के अंदर शामिल है डू, डज और डिड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को आप कैसे पहचान सकते हो, ठीक है। इज क्या है, सिंगुलर है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, ओके। उसके बाद में देखो वॉज क्या है,
सिंगुलर है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। हैज क्या है, सिंगुलर है, लास्ट में क्या है, एस लगा हुआ है। डज क्या है, सिंगुलर, लास्ट में क्या है, एस लगा हुआ है। तो इतना याद रखो, एस फॉर सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस दिखा, वहां पे समझ लो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे आई के साथ होता है, ठीक है, उनके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी समझ गए आप। ठीक है, अब देखो इनका यूज कैसे होता है और ये क्या क्या काम करती है। ठीक है, तो उदाहरण से हम समझेंगे कि किसी चीज का अगर काम आपको समझना है कि वो क्या काम करती है, तो आप उसे निकाल दो। निकालने के बाद जो कमियां आएगी उससे आप समझ जाओगे कि इसके क्या काम थे। ठीक है, तो एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। हमारा सेंटेंस क्या है, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। ये सेंटेंस हो गया। एक और लेते हैं, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तो पहला है वह मार्केट या बाजार जा रही थी, दूसरा हम क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसके अंदर देखो आपके पास हेल्पिंग वर्ब कहां पे दिख रही है आपको, एक तो ये रही शी वॉज और वी वर। तो वॉज और वर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो, हमारा जो सब्जेक्ट है पहला शी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद में अगर वॉज को देखें तो वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है या प्लूरल है, सिंगुलर है ऑब्वियसली, क्योंकि लास्ट में एस लगाए, अभी बताया था, एस फॉर सिंगुलर। तो ये है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को भी क्या बना देती है, सिंगुलर। यानी अगर इसको हटा दिया जाए तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि गोइंग सिंगुलर है या प्लूरल है। तो पहला काम क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, ये बताती है कि जो मेन वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। पहला काम समझ गए सारे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इसको भी क्या बना देगी, सिंगुलर मेन वर्ब बनाएगी ना। ठीक है, और हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है वो क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो बताओ सिंगुलर नहीं है क्या सारे, तो वाक्य हमारा सही है। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, वी वर प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी हम। तो हम कब कहते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा होते हैं। हाँ वो बात अलग है, बिहार वाले खुद को हम बोलते हैं, अकेला हो ना हम क्या करें, तो खुद के लिए अकेले के लिए हम बोल देते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं ये वी क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है, क्योंकि लास्ट में एस नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहां तक सही जा रहे हैं ना हम, कि प्लूरल ही सब्जेक्ट है और प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब है। अब हमारे पास है प्लेइंग, तो प्लेइंग भी क्या बन जाएगा, मेन वर्ब है, तो प्लूरल मेन वर्ब। अब ये हमारे सेंटेंस क्या दोनों के दोनों सही है, क्योंकि ये उस रूल का पालन कर रहे हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन रहेगी, वो रूल फॉलो हो रहा है। और पहला काम हमने ये इसका देखा हेल्पिंग वर्ब का, कि ये डिटरमिन करती है, निश्चित करती है कि मेन वर्ब सिंगुलर बनेगी या प्लूरल बनेगी। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हम देखेंगे, दूसरा काम हम तभी समझ पाएंगे जब हम इन दोनों को यहां से हटा देंगे। ठीक है, तो हटाने के बाद देखो क्या होता है।
थोड़ा हिंदी हट नहीं रहा है। ओके, अभी देखो अगर हम इनका सेंस लेके देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब क्या कर रही थी यहाँ पे। शी का मतलब क्या होता है, वह, ठीक है, तो ट्रांसलेट करेंगे तो वह बाजार जा रही, इतना ही होगा ना, वह बाजार जा रही, गो का मतलब जाना, गोइंग, जा रहा या रही, ठीक है। उसके बाद में हम क्रिकेट खेल रहे, तो यहां पे देखो क्या चीज मिसिंग है कि अगर मैं एक वाक्य बोलूं कि वह बाजार जा रही, तो आप बता सकते हो कौन सी टेंस का है? नहीं बता सकते ना। अगर मैं ऐसे बोलूं वह बाजार जा रही है तो आप बोलोगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। मैं अगर ऐसे बोलूं वह बाजार जा रही थी तो आप बोलोगे पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि वह बाजार जा रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें पता नहीं लग रहा है कि ये दोनों जो सेंटेंसेस है ये कौन सी टेंस के हैं। ये कमी किसकी वजह से है? हेल्पिंग वर्ब की वजह से, ठीक है। अगर मैं यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा दूं इज, शी इज गोइंग टू मार्केट, तो वह बाजार जा रही है। अब पता चलिए ना, प्रेजेंट कंटिन्यूस है यहां पे, ठीक है। अगर मैं इज को हटाकर यहां पे वॉज लगा देता हूं, शी वॉज गोइंग टू मार्केट, तो वह बाजार जा रही थी। वॉज का मतलब था या थी, वर का मतलब थे। उसके बाद में देखो वी वाला सेंटेंस जो है हमने यहां पे लगा दिया वर, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर का मतलब थे हो गया, प्लूरल है ना, सिंगुलर तो था हो गया, तो हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो दूसरा काम हमारी हेल्पिंग वर्ब का क्या रहता है कि ये टेंस को डिटरमिन करती है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है या फ्यूचर है। अब बताओ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जो काम होते हैं उनके बारे में किसी को डाउट है? नहीं है ना? हाँ, तो अब हमने जो टेंस का जो बेसिक नॉलेज होता है कि टेंस में कौन से मेन कंपोनेंट होते हैं, उनके क्या क्या अलग काम होते हैं, वो हमने सीख लिया है, उनके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब हम अगर टेंस को शुरू करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो शुरू करते हैं टेंस। ठीक है, टेंस वैसे दो ही मानी जाती है, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। फ्यूचर को माना जाता है टाइम, फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेंस का मतलब होता है क्रिया होना। तो अगर कोई चीज बीत चुकी है, जैसे आप पढ़ चुके थे तो काम हो गया पास्ट में, उसमें क्रिया हुई ना, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, इसमें क्रिया हो रही है। आप आगे पढ़ोगे तो क्रिया हुई तो नहीं ना अभी तक। तो जब वर्ब ही नहीं है, क्रिया हुई नहीं है, तो वो टेंस नहीं होगा, वो टाइम होगा। जैसे आप कल मंदिर जाओगे, ठीक है, यू विल गो टू टेम्पल टुमारो, तो आप जाओगे कल, क्रिया तो नहीं हुई ना बोलते समय। ये सेंटेंस जब तक लिखा है क्रिया नहीं हुई है, तो इसलिए इसे टाइम बोलते हैं, अज्ञान वाला टाइम है ना कि टेंस है। उसके बाद में देखो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके बारे में सब जानते हो। प्रेजेंट क्या है? जो भी चल रहा है, आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट है, ठीक है। पास्ट क्या है? जो चला गया, जैसे कल आप यहां पर आए थे, कल आपने क्लास लगाई थी, तो ये क्या हो गया? पास्ट हो गया। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में क्या होता है? आने वाला, जबकि टेंस नहीं है, टाइम है, लेकिन होता है इसमें क्या है? जो आगे होने वाला होगा। जैसे कल आप यहां आओगे, यू विल कम हियर टुमारो, आप कल यहां आओगे। तो ये हो गए तीन टाइप ऑफ टेंस। अब इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है सिंपल, ठीक है, जिसका दूसरा नाम होता है इंडेफिनिट। दूसरा पार्ट होता है प्रोग्रेसिव, जिसका एक और नाम होता है कंटिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। उसके बाद में चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव, क्योंकि कई बार इन नामों से कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोग्रेसिव क्या होता है, कंटिन्यूअस तो हमने सुना है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दोनों का एक ही अर्थ होता है, क्योंकि उसमें काम प्रोग्रेस कर रहा होता है। अगर सीधा कंटिन्यूअस है तो उसमें काम प्रोग्रेस में कब से है हम नहीं जानते। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें काम प्रोग्रेस में और कब से है वो टाइम आप जानते हो। जैसे वह पढ़ रहा है तो इसमें काम प्रोग्रेस में आपको ये नहीं पता कि कब से पढ़ रहा है, और वह 2 घंटे से पढ़ रहा है
तो आपको पता है ना इसमें कब से पढ़ रहा है। वर्ब्स की बात करते हैं, जिस टेंस में कंटिन्यूस लग जाता है या जिस टेंस में प्रोग्रेसिव लग जाता है, तो वहां पे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? फोर्थ, चौथी फॉर्म V1 प्लस ING का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि V1 प्लस ING का मतलब ही कंटिन्यूस होता है कि काम जारी है। और आपकी टोटल जो टेंस है और टाइम है उनके पार्ट होते हैं 12, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। और इनमें से 6 टेंस कौन सी होती है? कंटिन्यूस, जिन पे लगता है। तो V4 का यूज 6 टेंस में से होता है, 12 में से आधी टेंस में होता है कंटिन्यूस का। उसके बाद में बात करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की। तो थर्ड फॉर्म हमेशा कौन सी टेंस में आती है? जिसमें कोई काम क्या हो जाए? पूरा हो जाए। और पूरा होता है परफेक्ट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, एक और बचती है यूनिक, एक ऐसी वर्ब जो सिर्फ एक ही टेंस के, एक ही टाइप में और एक ही वाक्य में आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट सिंपल में आती है और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आती है। इंटेरोगेटिव के सिर्फ एक टाइप के वाक्य में आती है जो हु से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हम प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट का पहला पार्ट है हमारा प्रेजेंट सिंपल। अभी हम टेंस करेंगे, तो टेंस में सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। वाक्यों का अनुवाद कैसे करें, क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन आता है तो आप उस वाक्य का सेंस लेके ही पता लगा सकते हो कि इसमें इसका एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें सीखना है, तो सीखने में फर्क होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल की। तो हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान होती है, आपको देखने को मिलता है इसमें ता है, ती है, ते है या फिर ता हूं। ठीक है, इस प्रकार के आपको शब्द देखने को मिलते हैं और वो होता है प्रेजेंट सिंपल का। और ये जो शब्द है ये आपके हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी दोनों में ही काम आएंगे ट्रांसलेशन में। ठीक है, हिंदी में तो वाक्य को आप पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का इसमें ता है आ रहा है, ती है आ रहा है। ठीक है, और इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करोगे तब आपको पता लगेगा कि लास्ट में क्या रखना है, हमें ता है, ती है, ये रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, जिनको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले आप लिखते हो सब्जेक्ट को। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट रहता है, प्लस में आप लगाते हो V1 या V5, यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाओगे। ठीक है, और आपको अच्छी तरह से पता है कि V1 और V5 में डिफरेंस क्या है। हाँ, सिंगुलर प्लूरल का है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या आएगी? V5। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगी? V1 आ जाएगी। तो अब देखो, पहले हमने बेस बनाया, वो काम में आ रहा ना यहाँ पे। अगर सीधा हम प्रेजेंट सिंपल लिख देते तो यहाँ पे गोड हो जाता। अब आप सब जानते हो। और प्लस में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड्स जो बचते हैं वो आप बाद में लिख दोगे, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट है, चाहे वो एडवर्बियल है, वो आप लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, लेकिन एडवर्ब जो होती है ना, जैसे डेली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ये वर्ब से पहले आती है, क्योंकि ये वर्ब के अंदर कुछ ऐड करती है। जैसे शी डेली गोज टू स्कूल, तो डेली गोज से पहले क्यों आया? क्योंकि इसने गोज की विशेषता को क्या किया? बढ़ा दिया ना, कि पहले जाती है फिर रोज जाती है, तो इसलिए ये पहले आ जाते हैं। क्लियर? अब हम यहां पे एक हिंदी का सेंटेंस लेंगे और उसको करेंगे हम ट्रांसलेट इस सूत्र के अनुसार। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। तो वाक्य हमारा ये है,
आप वहां रोज जाते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या आपको मिल रहा है ना, ते हो, ता है, ती है, इस प्रकार के शब्द मिलते हैं। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि ये वाक्य कौन सी टेंस का है, प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, अभी हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आप। तो आपको हम बोलेंगे यू। यू के बाद में हमें V1 या V5 का यूज करना है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आप। तो आप अगर सामने वाला एक है तो भी आप बोल देते हैं, सामने वाले दो या दो से ज्यादा है तो भी आप बोल देते हैं। तो किस में माना जाता है, प्लूरल में माना जाता है, यानी ये बहुवचन में है। ठीक है, तो हम V1 का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ किसका यूज करेंगे, V1 का। अभी देखो इन वाक्यों में कौन सा शब्द है जिससे किसी काम का होना या किया जाना प्रकट हो रहा है, जाते हो, यानी जाना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। अब देखो यहां तक हमने बनाया, करेक्ट है क्या, करेक्ट है, सीधी सी बात है, क्योंकि यू प्लूरल है और गो भी क्या है, प्लूरल है। V1 हमेशा प्लूरल होती है, तो यहां तक सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह हमें यहाँ पे दिया गया वहां, तो वहां को क्या कहेंगे, देयर, हियर, देयर, वेयर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर। और मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा वर्ड्स बचते हैं उनको आप क्या करोगे लास्ट में। तो एक्स्ट्रा वर्ड क्या हो गया, रोज, प्रतिदिन, एवरीडे बोल सकते हो आप इसे। तो आप लास्ट में यहां पे लिखोगे एवरीडे। क्या हो गया, यू गो देयर एवरीडे। आपके ये सिलेबस में भी है ट्रांसलेशन। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंटेंसेस है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड नहीं है, सामान्य सेंटेंस ऐसे जो होते हैं ना उसका ट्रांसलेशन। हो सकता है आपको इंग्लिश से हिंदी में दे दिया जाए या हिंदी से इंग्लिश में दे दिया जाए। तो इस तरह से करोगे, बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या, कहीं पे नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको यह लगता है कि ये सूत्र याद नहीं रहते, तो सूत्र याद नहीं रहते, आप एक वाक्य तो याद कर सकते हो। वाक्य हमारा क्या है, यू है ना, यू क्या है, सब्जेक्ट, गो V1, देयर ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या V5 का एक सेंटेंस और याद कर लो साथ में, तो थोड़ा आइडिया लग जाता है ना यहाँ पे V1 या V5 का यूज होना है। सिर्फ एक वाक्य याद करना आपको, उसके बाद में और ट्रांसलेट करके देखते हैं। वे खाना पकाते हैं। ओके, वे खाना पकाते हैं। तो सबसे पहले मैं टेंस पहचाननी है, तो टेंस का सीधी सी बात आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ते है मिल रहा है ना। ठीक है, तो अभी आप इसको ट्रांसलेट करके देखो, बहुत आसान है। वे को क्या कहेंगे, दे कहेंगे। पकाना होता है कुक। ओनली 3 वर्ड्स, 3 शब्दों का खेल है ये। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। दे के बाद में V1 या V5। ठीक है, तो दे हमारा प्लूरल है, तो कुक, ये क्या है, पकाना, कुक, हमने लिखा है यहां पे कुक। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, क्या पकाते हैं, खाना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दे कुक फूड, वे खाना पकाते हैं। हुआ क्लियर। ठीक है, अब आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अगर आपको दे दिए जाए तो आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसलेशन की ट्रिक क्या होती है इंग्लिश के अंदर, कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखो, उसके बाद में आप बैकवर्ड आ जाओ। ठीक है, चाहे कोई बड़ा सेंटेंस आ जाए आपके पास। ठीक है, चलो मैं वो ट्रिक आपको बता देता हूं अभी। जैसे एक लंबा सा सेंटेंस लिखते हैं यहां पे, नाम तो सुना होगा आपने, हाँ।
द महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट मैन ऑन दिस लैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप कोई बड़ा सेंटेंस देखते हो तो आप चलते हो हिंदी के तरह। हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस क्या है? हिंदी क्या करता है, अपना जो टेंस होता है वाक्य का वो लास्ट में बताता है, कि जैसे वह जा रहा था, तो था कहां पे आया? लास्ट में। इंग्लिश क्या करता है, अपने टेंस को पहले ही बता देता है। जैसे यहाँ पे वॉज का मतलब क्या हो गया? था होता है, लेकिन महात्मा गांधी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी तो थे बोलना पड़ेगा, हमें मजबूरन बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर हिंदी की तरह ट्रांसलेशन करते हो तो द महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी वॉज का मतलब क्या होता है? थे, एक महान आदमी पर इस, ठीक है, भूमि के भारत। बताओ ये सही बना है क्या? बिल्कुल गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखो। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? महात्मा गांधी। ये हमारा सब्जेक्ट है महात्मा गांधी। अभी आपको क्या करना है, जो कनेक्ट करने वाले वर्ड्स है उनको पकड़ना है। जैसे ये हो गया आपका ऑफ, ऑफ के बाद में क्या है यहाँ पे? ऑन, ऑन के बाद में ए, चूंकि एक आर्टिकल है। अब आपको यहां से बैक चलना है। तो ऑफ इंडिया, ऑफ का मतलब होता है का, की, के। ठीक है, तो ऑफ इंडिया का मतलब हो गया भारत के। हमने यहां पे कर दिया भारत के। ठीक है, ऑन दिस लैंड, तो यहां पे देखो भूमि है तो की होगा। ठीक है, आगे हमारे पास भूमि है तो की होगा। ठीक है, ऑन दिस लैंड, इस भूमि पर। ऑन का मतलब होता है ना पर, जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है और सरफेस टच करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इस भूमि पर, तो हमने लिखा इस भूमि पर। ठीक है, अ ग्रेट मैन, तो एक महान व्यक्ति, आदमी, पुरुष, नर, जो भी है। ठीक है, तो एक महान आदमी, महान व्यक्ति कर लो, क्योंकि आदमी अगर कहेंगे ना तो आदमी थोड़ा सा अलग तरीके से बोलते हैं, क्या आदमी है रे तू। ठीक है, तो उसमें वो अलग सेंस आता है, हालांकि उसका अर्थ सेम है लेकिन थोड़ा अलग सेंस आता है। तो व्यक्ति यहां तक आ गए ना। वॉज का मतलब था होता है, लेकिन महात्मा गांधी के लिए थे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया थे। अभी सेंटेंस को पढ़ के देखो, तो महात्मा गांधी भारत की इस भूमि पर एक महान व्यक्ति थे। हो गया ना ट्रांसलेट, क्योंकि हमने इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ लिया, तो ट्रांसलेशन होना है ऑब्वियसली। ठीक है, यह ट्रिक आप और सेंटेंस जो है उनमें लागू करके देख सकते हो, तो आपको ऐसे ट्रांसलेशन मिल जाएगा। अभी ये समझ में आ गया आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? क्लियर है? हाँ, तो देखो किसी व्यक्ति ने कहा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास आपको सटीक बनाता है। तो अभ्यास आपको करना पड़ेगा। आप खुद पे सेंटेंस बना सकते हो, आप घर पे कोई अपने फ्रेंड्स है उनके ऊपर सेंटेंस बना के देख लो कि प्रेजेंट सिंपल में बनाते हैं। उनकी कोई हैबिट है उस पे बना लो, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में क्या आती है? हैबिट आती है ना। वह बहुत ज्यादा बोलता है, ही टॉक्स टू मच, आ गया ना, वह बहुत ज्यादा बोलता है, यानी आदत हमेशा प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं, उसमें ता है, ती है का सेंस आता है। तो आप ऐसे सेंटेंस बना के देख लेना। उसके बाद में बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी चीज को नकार दिया जाता है, नो कह दिया जाता है, नहीं। ठीक है, जैसे आप नहीं पढ़ते हो, नकारात्मक है। नेगेटिव वैसे भी है और नेगेटिव अर्थ में भी है। ठीक है, नेगेटिव बात है ना, वैसे आप नहीं पढ़ते हो। ठीक है, और वैसे भी नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट की पोजीशन हमेशा 3 नंबर पे होती है। थोड़ा गौर से सुनना, मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो नॉट की पोजीशन 3 नंबर पे रहती है, तो उससे पहले कोई चीज आनी पड़ेगी ना। वो चीज आएगी डू या डज, तो वो होता है हमारा डू या डज। प्लस में 3 नंबर पे क्या हो गया नॉट, देखो 1 2 3। उसके बाद में सेम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स आगे आ जाएंगे। इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, आपने एक चीज यहाँ पे देखी है कि हमने यहाँ पे V1 या V5 का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, V1 या V5 का ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका कारण सबको पता है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है हमारे पास? हेल्पिंग वर्ब्स है, जिसमें से डू क्या है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, और डज क्या है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। पहचान मैंने आपको बताई है, डज के लास्ट में एस आ रहा है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। यहां तक क्लियर है? चलिए, यहां पे देखो, डू का यूज हम प्लूरल के साथ करते हैं, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो। लेकिन इसमें आई के साथ भी डू का यूज होता है। हालांकि आई सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ भी किसका यूज होता है? डू का यूज होता है। और V1 या V5 में से आई के साथ किसका यूज होगा? V1 का। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन है, अपवाद है। आई प्ले, ना कि आई प्लेज। हाँ, ही प्लेज होगा, वह खेलता है। क्लियर? तो ये थोड़ा सा अपवाद है। तो एग्जांपल लेते हैं इसका। वह यहां नहीं रहता है। सेंटेंस क्या है हमारा? वह यहां नहीं रहता है। तो लास्ट में देखो, ता है, ती है, आ रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल का है, और नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह, तो रहता है मतलब लड़का है, तो ही का यूज करेंगे। तो हमने लिखा यहां पे ही के बाद में हमें डू या डज का यूज करना है। क्या आएगा साथ में? डज का आएगा। ठीक है, डज आएगा यहां पे, तो हमने डज का यूज किया। 3 नंबर पे क्या है? नॉट। नॉट के बाद में वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब है इसमें रहना, तो रहना को कहते हैं लिव। और उसके बाद में क्या बचता है? यहां, तो यहां को कहेंगे हियर। तो हमने लिखा यहां पे हियर। तो ही डज नॉट लिव हियर, वह यहां नहीं रहता है। हो गया ट्रांसलेट? चलिए, अब मैं एक इंग्लिश में सेंटेंस लिखता हूं, हिंदी में बता दोगे? आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, सच में नहीं जानता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ठीक है, ये नोट साथ में है, तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। इस प्रकार से ट्रांसलेट हो जाएगा। इसका आप लिख लो। मैं तुम्हें नहीं जानता। अब बताओ, नेगेटिव समझ में आएगा ना किस प्रकार से हम ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, आप अब कोई भी वाक्य ट्रांसलेट कर सकते हो, आपको मीनिंग आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मीनिंग आता है तो आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट कर सकते हो। और मीनिंग की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि अगर आप कोई मीनिंग पढ़ते हो, आप भूल जाते हो, लेकिन अगर उसी मीनिंग पे एक वाक्य बना लेते हो या एक वाक्य पढ़ लेते हो, तो आपको वाक्य के साथ साथ वो मीनिंग भी क्या हो जाता है? याद हो जाता है ना? जैसे नो का मतलब जानना होता है, आपने फटाक से आंसर दिया, क्योंकि इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बोल चुके हो या सुन चुके हो, तो ये आपको याद रहता है। क्लियर है यहां तक? अभी देखिए आगे। अगला हमारा टाइप है सेंटेंस का इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेट करना, पूछताछ करना, और पूछताछ किससे करते हैं? प्रश्नों से करते हैं। तो आगे है हमारा इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो इंटेरोगेट करते हैं हम, प्रश्न पूछते हैं। कई बार प्रश्न ऐसा होता है कि उसका आंसर आप या तो हाँ में दे सकते हो या ना में दे सकते हो। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में आप नहीं दे सकते,
आपको ब्रीफली डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, ठीक है, उस चीज के बारे में जो आपसे पूछी गई है, ठीक है। जैसे अगर आपसे ये पूछे कि क्या आप खेलते हो, तो आप कहोगे कि हाँ मैं खेलता हूं, या फिर नहीं मैं नहीं खेलता हूं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप क्या खेलते हो, तो इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है, या मैं जो भी आप खेलते हो बताना पड़ेगा, ठीक है। बच्चा क्यों रोता है, उत्तर देना पड़ेगा ना कि बच्चे के किसी ने मेल दिए इसलिए बच्चा रो रहा है, ठीक है, गदीड मेला तभी तो रो रहा है ना, ऐसे थोड़ी रोएगा। तो इंटरोगेटिव दो टाइप के होते हैं, एक का उत्तर हाँ या ना में आता है, दूसरे का उत्तर आपको कुछ बताना पड़ता है। और जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। जिसका उत्तर हाँ या ना में आए उसकी स्टार्टिंग हमेशा क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है क्या? हाँ कल बताया था मैं, यही तो चेक कर रहा था आपको याद है कि नहीं, ठीक है। जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है ना उसकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, और जिसका हाँ या ना में नहीं आता है उसकी मेन वर्ब से स्टार्टिंग होती है। अब जैसे सर कहते जा रहे हैं कि हाँ सर, ऐसे नहीं, थोड़ा कुछ दिमाग चलाओ, जो सिखाया है ना उसका यूज करो, चेकिंग होगी आपकी बीच बीच में ऐसे, ठीक है। देखते हैं कौन हाँ भरता है। तो ये स्टार्ट WH वर्ड प्लस डू या डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब, प्लस में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सवाल करेंगे तो क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है। तो सेंटेंस है क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, इसका उत्तर किस में आएगा, हाँ या ना में, कि हाँ मैं पढ़ता हूं, नहीं मैं नहीं पढ़ता, दोनों में से आ सकता है। अगर ये ऐसे हो कि तुम क्या पढ़ते हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूं, मैं साइंस पढ़ता हूं, आप जो भी पढ़ते हो वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला ट्रांसलेशन करते हैं, तुम क्या पढ़ते हो, सॉरी क्या तुम पढ़ते हो, तो क्या स्टार्टिंग में, और जब शुरू में क्या का यूज हो जाए ना उसका उत्तर हमेशा किस में आता है, यस और नो में, बाकी सब में यस और नो में उत्तर नहीं आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे हम डू या डज से, क्योंकि मैंने बताया ना जिसका उत्तर यस और नो में आता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हम यहाँ पे WH वर्ड का यूज नहीं करने वाले हैं, हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे डू या डज से। और डू या डज का यूज जो है किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, जो कि एक प्लूरल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डू, डू के बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में क्रिया है हमारा पढ़ना। तो पढ़ना दो टाइप का होता है, एक तो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और दूसरा कोई किताब वगैरह पढ़ते हैं। अगर आपको यहाँ पे किसी मैगजीन किताब का नाम मिलता है, ठीक है, कि क्या तुम किताब पढ़ते हो, तब हम यहाँ पे रीड लगाते हैं। लेकिन अब क्या तुम पढ़ते हो, तो हम यहाँ पे क्या स्टडी का यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो डू यू स्टडी, और आ गया क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट नहीं है ना इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जो चीज नहीं है आप उसे छोड़ दो। तो क्या डू यू स्टडी, अब इन दोनों में कंपैरिजन करोगे ना आप समझ में आ जाएगा। दूसरा वाक्य देखो क्या है कि तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है, तुम क्या पढ़ते हो, तो जिसका उत्तर यस और नो में नहीं आता है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या ढूंढना पड़ता है, WH वर्ड, ठीक है, वो शब्द जिससे प्रश्न किया जा रहा है। तो यहां पे किससे किया जा रहा है, क्या, व्हाट को क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या ही होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा व्हाट, WH वर्ड ये है ना, क्या को कहेंगे इंग्लिश में व्हाट। व्हाट के बाद में डू या डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट हमारा यू है तो हमने लगाया डू, उसके बाद में यू, उसके बाद में क्रिया क्या है
स्टडी, तो हमने यहाँ पे लिखा स्टडी, तो व्हाट डू यू स्टडी। दोनों में आप कंपैरिजन करके देखो, क्लियर पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, डू यू स्टडी क्या तुम पढ़ते हो, व्हाट डू यू स्टडी तुम क्या पढ़ते हो, यह डिफरेंस है दोनों के अंदर। ठीक है, वह क्यों रोता है। ऑब्वियसली कारण सबको पता है। हाँ, किसी ने फाटकी मेल ली है उसके, तो वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो वह क्यों रोता है, रीजन हमें पता नहीं है, लेकिन प्रश्न का हम ट्रांसलेशन जरूर कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन हमारे हाथ में है, कर दोगे। चलिए 1 मिनट आपके पास, 60 सेकेंड्स, क्योंकि इतना ही टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा ट्रांसलेशन में, लेकिन वहां पे आपके पास ऑप्शंस होंगे। हाँ, WH वर्ड फाइंड आउट कर लेना, क्यों, वाई। चलो मैं लिख देता हूं फिर, ये रहता है वाई डज ही। अब देखो रोता है, तो रोना दो तरीके का होता है। ठीक है, एक तो आराम से रोते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पास वाले डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है, एक होता है रोते समय बहुत ज्यादा अड़लाते हैं हम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसको बोलते हैं क्राई। उसको क्या बोलते हैं, क्राई, मतलब बोकलडा बहुत बड़ा रोया जाता, उसको बोलते हैं क्राई। और अगर आराम से रो रहे हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उसको बोलेंगे वीप। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसका क्या समझते हो। ठीक है, तो वीप सही रहेगा, इतना मत रुलाओ किसी को। ठीक है, चलो मैं वीप कर देता हूं, आप क्राई कर लो। तो वाई डज ही वीप, वह क्यों रोता है। हो गया ट्रांसलेट। ठीक है, बहुत आसान है। अब देखो अभी जो हम कर रहे हैं ना, चलो एक टॉपिक का मैं आपको बता देता हूं, एक्टिव पैसिव वॉइस का नाम आपने सुना होगा। अभी हम जितने भी सेंटेंस कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में बताता हूं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कैसे होते हैं। तो अगर आप ये बोले कि आपने बोला कि मैं बिन कुट्यो, तो मैं बिन कुट्यो, इसमें मैं क्या हूं, करता हूं। करता क्या इसमें, मेन है, प्रधान है, कर्तव्यवाच्य। तो मैं बिन कुट्यो के एक्टिव वॉइस है। अब इसको अगर पैसिव में करना है, तो वो मेरे को कुटीजो। ठीक है, तो वो मेरे को कुटीजो, अब ये इसका पैसिव है। एक्टिव पैसिव आपको बढ़िया तरीके से इस तरीके से समझाएंगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, हाँ। तो अभी आप ये बताओ, इंटेरोगेटिव में कहीं पे कोई समस्या। ठीक है, आए तो इन सेंटेंसेस को देख लेना, ये बताएंगे आपको। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आपको कोई भी चीज करवा दे, आप उसमें परफेक्ट नहीं हो पाओगे। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। यानी आपसे सवाल भी किया गया है और नकार भी दिया गया। ठीक है, क्या तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, डोंट यू नो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो देखो स्ट्रक्चर सेम है, हमें एक चीज नहीं डालनी है, वो क्या है, नोट है। तो नोट का मैंने 3 नंबर पे बताया था, लेकिन मैंने सिर्फ नेगेटिव में बताया था। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में जो नोट की पोजीशन है वो होगी सब्जेक्ट के बाद में। तो WH वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, नोट रह गया, सॉरी। तो प्लस में नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। सॉरी, मैं वो इंटरोगेटिव में चला गया था पीछे, तो मैंने नोट नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव।
क्या तुम्हें इसके बारे में क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ठीक है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में हम वर्ड टू वर्ड नहीं ले सकते। तो क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है या फिर क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, दोनों का ट्रांसलेशन सेम रहेगा। शुरू करें। सबसे पहले क्या अगर स्टार्टिंग में आ गया तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग आप करोगे डू या डज से। ठीक है, और डू या डज का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि है तुम्हें यू, तो क्या आएगा डू, सब्जेक्ट है यू के बाद में क्या है नॉट, नॉट के बाद में क्या है पता होना जानना, तो नो होता है। डू यू नॉट नो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसके बारे में, तो बारे में होता है अबाउट, और इसके क्या होता है दिस या इट भी आप लगा सकते हो। डू यू नॉट नो अबाउट इट, क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट नो अबाउट इट। देखो इसमें एक चीज और भी है, वो ये है कि अगर हम डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब डू नॉट का डोंट हो गया, ठीक है, डज नॉट का डजंट हो गया, विल नॉट का वोंट हो गया, ठीक है, वुड नॉट का वुडंट, शुड नॉट का शुडंट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट, बहुत सारे होते हैं। अगर उनका हम यूज करते हैं तब ये स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होता है ऊपर वाला। ठीक है, वो कैसे होता है इसका देखो अल्टरनेटिव क्या है। अगर हमने ऐसे कहा कि डोंट यू नो अबाउट इट। ठीक है, अब यहां पे हम सब्जेक्ट के बाद में नोट नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि हमने डू के साथ में नोट ऑलरेडी लगा दिया है। डू नोट का शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है डोंट, तो डोंट यू नो अबाउट इट। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, जो आपको प्रॉपर लगे वो कर लेना। बाय द वे कई बार हो जाता है कि आप भूल गए कि नोट की पोजीशन कहां पे रखनी थी, अगर हिंदी से इंग्लिश में करना है तो आप क्या करोगे यहां पे जोड़ दो, बाद में प्रॉब्लम ही नहीं है नोट वाली, तो कि सब्जेक्ट के बाद में था। कई बार हो जाता है कि सब्जेक्ट के बाद था या पहले था, तो आप वहां पे ये चीज यूज कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखो और एग्जांपल करें इसके बारे में। हाँ, उसके बाद में अभी हमारी चल रही थी ट्रांसलेशन प्रेजेंट सिंपल की। अब हम करेंगे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रिया का सही रूप भरना होता है। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, और उस क्वेश्चन में गैप छोड़ दिया जाता है, और गैप में से हटाई जाती है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तब आपको समझना पड़ता है उस वाक्य की प्रकृति से किस में प्रेजेंट सिंपल आएगी या कंटिन्यूस आएगी या परफेक्ट आएगी। तो उसके लिए आपके पास होते हैं एडवर्ब्स। तो एडवर्ब्स का तो रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें क्या है सीखना है। यानी आप उस सेंटेंस की प्रकृति देखोगे, अगर उसको बोलने में ऐसा आ रहा है लास्ट में ता है ती आ रहा है, तो वहां पे समझ जाओ प्रेजेंट सिंपल है, या तो V1 आएगी या V5 आएगी। तो हमारा सेंटेंस है वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है। होमवर्क पूरा नहीं हुआ है ना। वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, टेस्ट में नंबर कम आएगा गदीड पड़ेगा, इसलिए नहीं जाता है। ठीक है, आप करो ट्रांसलेट इसको, वह विद्यालय क्यों नहीं जाता है, बहुत ही आसान है। और दोनों रूपों में करके देखना, ये है ना दोनों में। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है इसमें से,
WH वर्ड, क्यों, तो क्यों को कहेंगे हम वाई। वाई के बाद में यानी WH वर्ड के बाद में डू या डज का यूज, तो ही है तो डज, हमने यहाँ पे लिखा वाई डज। उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारा ही, उसके बाद में आएगा नॉट, क्रिया है जाना तो गो, स्कूल से पहले आएगा टू, तो ये हो गया स्कूल और क्वेश्चन मार्क। वाई डज ही नॉट गो टू स्कूल। और दूसरा इसका तरीका है वाई डजंट ही गो टू स्कूल, तो दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। और एग्जाम में ऐसे ऑप्शन एक साथ नहीं दे सकते आपको, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन ही गलत होगा। आपको एक सेंटेंस देंगे, फिर आपको 4 ऑप्शन देंगे, बताओ कौन सा सही ट्रांसलेशन है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है ना। भी हम यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप ट्रांसलेट कर पा रहे हो, तो फिर जब ऑप्शन होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो उसके बाद में है प्रेजेंट सिंपल का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल है, इसके नियम थोड़े ज्यादा है लेकिन आसान भी है, ज्यादा होने के साथ साथ आसान भी है। ठीक है, जैसे देखो पहला फर्स्ट रूल क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था, प्रेजेंट सिंपल में हमेशा क्या आती है, आपकी आदतें आती है, हैबिट्स आती है। यानी आपको किसी चीज की आदत है तो वो उसे प्रेजेंट सिंपल में ही बताया जाता है। मान लो कोई बीड़ी पीता है तो हम बोलते हैं ना कि वह बहुत बीड़ी पीता है, ठीक है, तो तायती है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम बागड़ी में अलग है, अपन नहीं का वो बीड़ बहुत सुनसा है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन हिंदी में क्या बोलेंगे, वह बीड़ी बहुत पीता है, देखो तायती है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो वैसे हम एक यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि आगे हमें कैसे करना है। ठीक है, तो हैबिचुअल एक्शंस यानी आपकी आदतें, आदत वाले काम अगर बताए जाते हैं, या फिर रिपीटेड एक्शन, ठीक है। अभी देखो जो काम हम बार बार करते हैं वो हमारी क्या होती है, आदत होती है, और जो हमारी आदत होती है उसको हम क्या करते हैं, बार बार करते हैं, तो दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है, अभी एग्जांपल देखो क्या है, अब मैं यहां पे आपको ऑप्शन दूंगा 4, ठीक है, 4 में से हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सेलेक्ट करने का प्रोसेस हमारा क्या रहेगा वो आप देखो कि सबसे पहले क्या काम करना है। कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पहले करने वाला काम बाद में करते हैं तो गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन आगे ए के अंदर आपके पास है लाई, झूठ बोलना होता है ना, लाई का मतलब झूठ बोलना। बी में है आपके पास लाइड, सी में आपके पास इज लाई, और डी के अंदर आपके पास क्या है, हाँ लाइज। आपने ऑप्शन ही मेरे से पहले प्रेडिक्ट कर लिया कि ऑप्शन आगे आने वाला क्या है ना, यही होता है सीखना। तो यहां पे देखो हमारे पास ऑप्शन है ए बी सी एंड डी। तो अब क्या करना है, पहला हमारा काम होता है टेंस को पहचानना। ठीक है, तो टेंस को पहचानने का पहला तरीका यह है कि आपको यहां पे एक वर्ड दिख रहा है ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। तो अक्सर अगर कोई काम करते हैं तो वो रिपीटेड एक्शन होता है, तभी कहते हैं ना, अगर मान लो कोई एक बार कहीं पे जाके आया तो हम ऐसे बोलते हैं वह अक्सर वहां पे जाता है, नहीं, अगर बार बार हमने देखा तो हम कहते हैं वो अक्सर वहां पे जाता है। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले ही का मतलब क्या होता है, वह। ठीक है, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर। अब वर्ब देखो, वर्ब में क्या है हमारी, लाई, झूठ बोलना। तो अक्सर झूठ बोलना क्या होती है, हैबिट होती है ना, आदत। तो बताओ सेंस आया कि नहीं, कि हमने सिर्फ शब्दों को देखा तो हमने टेंस को पहचान लिया कि वह अक्सर, और लाई का मतलब झूठ बोलना होता है,
और झूठ बोलना एक आदत होती है। तो हमें पता लग गया ना प्रेजेंट सिंपल है यहाँ पे, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, प्रेजेंट सिंपल है। उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है? सेकंड स्टेप आपका रहता है, आप देखो सब्जेक्ट को, और सब्जेक्ट में क्या चीज देखनी है हमें? सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ही हमारा क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑप्शन में से उन वर्ब्स को हटाओ जो प्लूरल है। तो बताओ लाई क्या है? V1, और V1 क्या होती है? प्लूरल। हट गया। पहले 4 में से एक था, अब 3 में से एक है। ओके, उसके बाद में क्या? लाइड। तो लाइड क्या है? सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे थर्ड फॉर्म भी होती है? नहीं, थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती कभी, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। हाँ, सेकंड फॉर्म अकेले आ सकती है। तो चाहिए सेकंड है चाहे थर्ड है, डजेंट मैटर, गलत है, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं आ सकती सेकंड फॉर्म कभी। उसके बाद में बात करते हैं इज लाई। तो इज MR के साथ या तो V4 आ सकती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, और आपको कभी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पैसिव वॉइस में नहीं पूछा जाता है, हमेशा एक्टिव वॉइस में होता है। तो इज के साथ यहाँ पे V1 है, तो V1 वैसे भी नहीं आ सकती, ऑप्शन इनकरेक्ट है। बचता क्या हमारे पास? डी के अंदर लाइज, झूठ बोलता है। तो लाइज हमारा क्या है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या होती है? सिंगुलर। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सही ऑप्शन कौन सा है? डी। ओके, तो हमने यहां पे लिखा लाइज, ही ऑफन लाइज। अब बताइए सीख गए क्या? कैसे पहचानना है? तो चलो सीख गए तो और ट्राई करते हैं फिर। एक और करवा दे, एक एग्जांपल और कर लो आप। ठीक है, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके। तो अगला एग्जांपल देखो क्या है। शी नेवर लाउडली। अभी हम इस वाक्य का सेंस नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ऑप्शन नहीं है। चलो ऑप्शन देते हैं आपको फिर। ऑप्शन ए है हमारा स्पीक। बोलना होता है, सबको पता है स्पीक का मतलब बोलना होता है। स्पीक्स। मुझे पता है आंसर आपको पता चल गया है, लेकिन फिर भी हम स्टेप बाय स्टेप एक बार जाके देखते हैं, ताकि अगर किसी को ना समझ में आए तो वो समझ लेगा कि वो स्टेप्स क्या थे। तो स्टेप्स हमारा पहला ये था कि आपको जो वाक्य दिया गया उसका सेंस लेना है। तो सेंस नहीं, शी का मतलब होता है वह, और नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक है, स्पीक मतलब बोलना, लाउडली मतलब जोर से। तो पता लग गया ना, वह कभी जोर से नहीं बोलती है। ताहे ती आ रहा है ना सेंस में, तो समझ गए आप यहाँ पे एक हैबिट है। ठीक है, हालांकि ये वाक्य नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे हम डू नॉट डज नॉट का यूज नहीं करेंगे क्योंकि नेवर आ गया है। ठीक है, अब वही स्टेप हमारा टेंस पहचान लिया हमने। टेंस के बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या था? सब्जेक्ट को पहचानो। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी का मतलब होता है वह, सिंगुलर है। ठीक है, और स्पीक है हमारी V1, क्या चीज है? प्लूरल। काट दे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमें पता है। स्पोक क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वैसे कट गया। स्पोकन क्या है? V3 है, और V3 अकेली वैसे भी नहीं आ सकती, तो ये कट गया। बचा क्या हमारे पास? स्पीक्स। स्पीक्स क्या है? V5। V5 हमेशा क्या होती है? सिंगुलर, और सब्जेक्ट क्या है हमारा? सिंगुलर। हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्पीक्स कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना पूरा? ओके, क्लास ओवर।